Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to start with a new topic called as damped oscillation. तो damped oscillation में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको. अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन था. मतलब अनडैम्प्ड मतलब क्या, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा. एम्पलीट्यूड कांस्टेंट मतलब क्या, ये लेफ्ट एक्सट्रीम ये राइट एक्सट्रीम बीच में मीन पोजीशन. तो पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा तो उसका जो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा वो राइट एक्सट्रीम पे ही पहुंचेगा, उसके बीच में कहीं पे रुकेगा नहीं. इसका मतलब क्या है, सब एम्पलीट्यूड रहेंगे वो कांस्टेंट ऐसे मूव करते रहेंगे. मुझे एक स्टूडेंट ने, गौरव जो था, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा गया था यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हो. उन्होंने ये पूछा गया था कि ऑसिलेशन रुकने वाला है कि नहीं. यस, ऑसिलेशन प्रैक्टिकली रुकेगा. थियोरेटिकली हम लोग अनडैम्प्ड में ऑसिलेशन को रोक रहे नहीं थे. अनडैम्प मतलब क्या, मतलब डैम्पिंग का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को स्लोली स्लोली रोकना. मतलब जो एम्पलीट्यूड स्लोली स्लोली डाई करेगा मतलब क्या, स्लोली 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 कम होगा और बाद में वो पार्टिकल रुक जाएगा. मतलब अगर मैं बात करता हूँ, सपोज पेंडुलम की बात कर रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है. अभी हम लोगों ने केस ऐसे कंसीडर किया था कि सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करते रहेगा, बट एक कंडीशन रीच करेगा जब सिंपल पेंडुलम स्लोली 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 रुक जाएगा और वो रेस्ट पे आ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या. तो वहाँ पे जो एयर रेजिस्टेंस रहेगा, बाजू में एयर रहेगा, वो उसको रोकने का काम करेगा. तो वो प्रोवाइड कर रहा है डैम्पिंग. डैम्पिंग का मतलब होता है रोकना. तो उन्होंने देखा रहेगा कि जब हम लोग डोर्स ओपन करते तो डोर्स ना अपने आप स्लोली क्लोज होता है. ऐसे नहीं होता डोर ऐसे अगर मैंने डोर को ऐसे धक्का मारा यहाँ पे तो ये ऐसे ऐसे करके नहीं होता. वो डोर ओपन होता है, यहाँ पे ऑसिलेट करता है और बाद में रुक जाता है. क्लियर है क्या. अगर मैं डोर का बात करता हूँ, ये वाला जो अपना डोर रहता है, तो यहाँ से अगर मैं पुश करूंगा तो डोर ओपन तो होगा, बट ऑब्वियसली ओपन होगा. उसके हिसाब से ये ऑसिलेट किया, राइट एक्सट्रीम पे गए. अभी जाके मीन पोजीशन पे रुकना चाहिए था, बट कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे. बट ऐसे ऑसिलेट करते नहीं रहेगा डोर. डोर क्या आएगा मन में, ऐसे जाएगा आगे, स्लोली जाएगा और वापस रुकेगा. क्लियर है. इसको बोलते हैं डैम्पिंग. डैम्पिंग मतलब क्या, ऑसिलेशन को स्लोली 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 कम करना, उसको बोलते हैं डैम्पिंग. एक सेकेंड ना, उसको बोलते हैं डैम्पिंग. तो हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग जो पार्ट देखने वाले हैं वो डैम्पिंग वाला पार्ट रहेगा. और एक चीज़ हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में, जो कि जिसका नाम है कि हम लोग एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये देखेंगे. तो वो वाला पार्ट एक बार देखेंगे. तो ये दो तीन चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. एक सेकेंड जरा होल्ड करो, मैं मार्कर में इंक डालना भूल गया, सॉरी. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभी लेक्चर चालू कर दिया तो मैं इंक फटाफट डाल के लेता हूँ. तो और एक चीज़ मैं बताऊँगा, सुनो, मेरी मेरी बात सुनते रहो, मैं तब तक मार्कर में इंक डाल देता हूँ. ये देखो मार्कर में इंक डाल रहा हूँ. तो एक चीज़ मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये ऑसिलेशन है ना, मतलब जो डैम्पिंग वाला जो पार्ट है, ये एक इंजीनियरिंग की सबसे ब्यूटीफुल ब्रांच में आता है. उसको बोलते हैं वाइब्रेशन. वाइब्रेशन नाम का एक टॉपिक रहेगा. आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल में मुझे पता नहीं सिविल में है कि नहीं, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में है तो आपको बट ऑब्वियसली रहेगा. तो वाइब्रेशन नाम का एक पार्ट है, वाइब्रेशन. तो वाइब्रेशन एंड एकॉस्टिक्स बोलते हैं इसको. एकॉस्टिक्स तो साउंड में आ जाता है, बट वाइब्रेशन वाला पार्ट जो रहेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं. तो वाइब्रेशन में क्या होता है कि ये मशीन जब भी वाइब्रेट करता है तो उसका वाइब्रेशन उसको फेल कर सकता है, मशीन को फेल कर सकता है. तो हम लोग को देखना है कि मशीन फेल नहीं होनी चाहिए, ऐसे कंडीशंस पे हम लोग को रीच करना है. तो वो हम लोग इंजीनियरिंग में एक ब्रांच रहेगा वाइब्रेशन. एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. सो वाइब्रेशन वाला पार्ट है. तो उसमें डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी वाले पार्ट में आता है. वो डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी में एक सेक्शन आता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन. अगर आप आगे जाके मास्टर्स करते हो तो वाइब्रेशन एक अलग सेक्शन आ जाता है, पूरा का पूरा एक अलग सेक्शन आ जाता है. बट अगर हम लोग बीटेक का बात करें, जो ग्रेजुएट लेवल का बात करेंगे, तो डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी में आधा पार्ट वाइब्रेशन होता है और आधा पार्ट रहता है डॉम. डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी का आधा पार्ट रहता है और आधा पार्ट उसमें रहता है वाइब्रेशन वाला. तो वाइब्रेशन की एक बुक है, वीपी सिंह नाम की बुक है, जो आपको अभी उसका कुछ मतलब नहीं रखता, बट जो डेरिवेशंस मैं अभी आज के लेक्चर में जो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूलास डिराइव करने वाले, वो वीपी सिंह की बुक में एज इट इज फॉर्मूला डिराइव किए गए, पूरे डिराइव किए गए. आपको वो डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं है आपको सिलेबस में, आपको जानना भी नहीं है कि कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, सिर्फ आपको याद रखना है कि फॉर्मूलास क्या है, इतना ही आपको याद रखना है अभी 12th में. हाँ, जेडब्ल्यू में भी कुछ उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इंजीनियरिंग में अगर आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में जाते हो तो डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी एंड वाइब्रेशन वाला पार्ट है. वाइब्रेशन की एक अलग बुक है वीपी सिंह नाम की, तो उसमें वो आपको डेरिवेशन सारे मिलेंगे, सारे के सारे डेरिवेशन मिलेंगे. तो डेरिवेशन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अपन को सिलेबस में है नहीं, तो उसमें अलग से और एक लेक्चर अपन खर्च नहीं कर सकते उसका
उसका वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो वाला पार्ट नहीं करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो गौरव जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि यार जो डैम्पिंग होता है सर, मतलब डैम्पिंग नहीं उसने पूछा था कि सर ये ऑसिलेट करेगा तो ये जाके पार्टिकल रुकेगा क्या कभी? यस, पार्टिकल रुकेगा, फ्रिक्शन रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, एयर रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो जाके वो पार्टिकल रुकेगा। और जो प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं उसका नाम होता है डैम्पिंग। क्लियर है? जो हम लोग अब तक पढ़े थे, मतलब जब जो अभी लास्ट न्यूमेरिकल तक हम लोग जो पढ़े थे उसमें पूरा केस था अनडैम्पिंग का। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डैम्प। तो सुनो, अभी मैं और एक चीज़ बताऊंगा, इसके आगे वाला डैम्पिंग के बाद वाला पार्ट नया वाला पार्ट रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन या फिर फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो टोटल है ना एक 4 केस है, 4 ऑसिलेशन के 4 केस है, फ्री, फोर्स, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड। फ्री, फोर्स, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड। मैं बताता हूँ क्या क्या है, मैं सबके फॉर्मूलाज बताऊंगा, जो आपको सिलेबस में भी थोड़ा बहुत नहीं है वो पार्ट भी बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ज़्यादा कुछ नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है वो मैं बताऊंगा आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलता हूँ कि कभी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू या फिर बोर्ड्स में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पे पक्का आ सकता है कि डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, फ्री, फोर्स में कॉम्बिनेशन में कैसे आ सकता है वो देख लेंगे बाद में। पहले अपन देखते हैं कि फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन और डैम्पिंग क्या होता है। तो डैम्पिंग का मैं बात करता हूँ। डैम्पिंग मतलब मैंने क्या बोला, स्लोली स्लोली ऑसिलेशन रुक जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड डाई करेगा, उसको बोलते हैं डैम्पिंग। ध्यान दो, अब ये रिजिड सपोर्ट है, हम लोगों ने अब तक पकड़ा था यहाँ पे एक स्प्रिंग था और यहाँ पे एक मास था, मैंने इसको खींचा छोड़ दिया, ये ऑसिलेशन किया, बराबर है? यहाँ तक बराबर सबको पता है? हाँ, यहाँ तक हम लोग का हो गया, यहाँ तक अपने को आता है कि क्या इसके आगे क्या होने वाला है, इसका पूरा स्टोरी अपने को पता है कि मीन पोजीशन पे रुकना चाहिए था, बट मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, ये ऑसिलेट करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, और बाद में जाके मतलब बोलते ना कि ऑसिलेट करेगा, और हम लोग इसमें एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ निकाले थे। अभी यहाँ पे क्या होगा, डैम्प में क्या होगा, हेडिंग डालने का है डैम्प ऑसिलेशन। तो इसके बाद नीचे एक प्लेट अटैच करेगा जिसको बोलते हैं वेन, और वेन को इमर्स किया है लिक्विड में। मैं थोड़ा वेन बड़ा निकाल देता हूँ। ये जो है इसको बोलते हैं लिक्विड या फिर वैक्स रहेगा। ये मास है, ये स्प्रिंग है, और ये रिजिड सपोर्ट। ये जो होता है उसको बोलते हैं वेन। वेन या फिर प्लेट बोलेंगे इसको, वेन या फिर क्या बोलेंगे, प्लेट। अभी मेरे को बताओ क्या होगा, इसके पहले जो था पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था, ये वाला पार्ट नहीं था नीचे, तो ये ऑसिलेट कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, मुझे पता था रेस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, जो एक्स्ट्रा वो डिस्प्लेसमेंट था, जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। इधर तक हम लोग का पार्ट हो चुका था इसके पहले। अभी हम लोग के इसमें केस में क्या होगा, नीचे हम लोग ने एक लिक्विड या फिर वैक्स का एक बकेट रखा है, अभी मास को अटैच किया किससे, वेन से। अभी मैं इसको खींचूंगा और छोड़ूंगा, खींचूंगा छोड़ूंगा, ये ऑसिलेट करेगा, बट इसके साथ ये वेन भी ऑसिलेट करेगा। अभी मुझे बताओ, मैं कंटेनर में लिक्विड या फिर वैक्स रखा है, तो ये ऑसिलेट जब करेगा तो वेन के ऊपर लिक्विड या फिर वैक्स एक फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। याद रहेगा कि कोई भी सब्सटेंस जब कांटेक्ट में रहता है तभी वो क्या अप्लाई करता है, फ्रिक्शन अप्लाई करता है। तो अगर जब वेन है, वेन ऊपर नीचे कर रहा है, तो यहाँ पे एक वैक्स रहेगा, तो वैक्स और वेन घिसेगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन मोशन को रोकता है, तो ये मोशन को रोकेगा, मतलब अगर ये ऑसिलेट करने जा रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत ऊपर तक जाना चाहिए था, बट उतना नहीं जाएगा क्योंकि वेन उसको खींचेगा। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? तो वेन उसको रोकने का ट्राई करेगा, तो वेन इन शॉर्ट क्या करेगा, डैम्पिंग करने का काम करेगा। डैम्पिंग मतलब क्या, जिसका एम्पलीट्यूड को कम करते हैं उसको बोलते हैं डैम्पिंग। क्लियर है? अभी जो फोर्स रहेगा उसको बोलते हैं डैम्प फोर्स। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, ऑसिलेशन को रोकता है। तो मुझे बताओ, जितना वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, मतलब जितना ये पार्टिकल का, ये मास का वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतना क्या रहेगा, उतना डैम्पिंग भी ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि डैम्पिंग वाला पार्ट जो है, फोर्स ड्यू टू डैम्पिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बार एंड एक्ट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या, अगर बॉडी नीचे जा रहा है, वेलोसिटी नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। देखो ना, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो फोर्स रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी जितना ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा, और एक्ट्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी अगर मैं रिस्टोरिंग प्रोपोर्शनल साइन निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा एफ डी इक्वल्स टू माइनस बी वी।
क्लियर है? तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन और ऑसिलेटर इज रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के वजह से अगर हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑसिलेटर के या फिर ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड एज डैम्पिंग। क्लियर है? अभी जो पीरियोडिक ऑसिलेशन रहेगा, ये पीरियोडिक ऑसिलेशन जो हो रहा है उसकी एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, उसकी एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो वो ऑसिलेशन को बोलेंगे डैम्प ऑसिलेशन, और ये ऑसिलेटर को बोलेंगे, जो ऑसिलेट हो रहा है उसको बोलेंगे डैम्प ऑसिलेटर। क्लियर है क्या? पक्का? एंड द डैम्पिंग फोर्स विच कॉजेज द डैम्पिंग, the damping force which causes damping is directly proportional to the velocity and acts in the opposite direction। क्लियर है क्या? तो पहले डायग्राम बना दो, पहले फटाफट डायग्राम बना दो। बना दिया? इसके बाद लिखो, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ऐसे लिखो, वो मत लिखो, लिखो ऐसे, अ स्प्रिंग मास सिस्टम, अ स्प्रिंग मास सिस्टम, अ स्प्रिंग मास सिस्टम, ये स्प्रिंग मास सिस्टम हुआ, इज अटैच टू अ वेन, इज अटैच टू अ वेन, and the vein is immersed in a liquid or a wax, and the vein is immersed in a liquid or a wax, the system is given certain, the system is given certain oscillations, and it will perform oscillations, it will perform oscillation, so will the vein, so will the vein, when the vein is performing oscillation, when the vein is performing oscillation which is immersed in a liquid or a wax, which is immersed in a liquid or a wax, it will provide a force that is called as damping force, it will provide a force which is called as damping force, which will reduce the amplitude of oscillation, which will reduce the amplitude of oscillation। हो गया? अभी डायग्राम बना दो। डायग्राम बना दिया, डायग्राम बना दिया, पॉज करो, मतलब पॉज करके डायग्राम बना दिया, आगे लिखो, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑसिलेटर, if amplitude of an oscillation of an oscillator of oscillation of an oscillator is reduced by the application of external force, is reduced by the application of external force, the oscillator and its motion is called as damp, the oscillator and its motion is called as damped। आगे लिखो, पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्लोली कम हो रहा है, पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, आर कॉल्ड एज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। द डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द डैम्पर, इसको बोलते हैं डैम्पर, द डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द डैम्पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, is directly proportional to the velocity and acts in the opposite direction, and acts in the opposite direction। तो ये लिख दो। अभी मुझे बताओ, स्प्रिंग के वजह से कौन सा फोर्स रहेगा, स्प्रिंग के वजह से रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स, जिसका फॉर्मूला है एफ आर बार इक्वल टू माइनस के एक्स बार। तो टोटल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, टोटल फोर्स किस पे, सिस्टम के ऊपर, वो रहेगा फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स तो रहेगा, प्लस कौन सी रहेगी, डैम्पिंग फोर्स, ये दोनों फोर्स रहेगी, ये दोनों फोर्स सिस्टम के अंदर वाली फोर्स है, ये फोर्स मैं दे रहा हूँ। तो मुझे बताओ फॉर्मूला रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस के एक्स बार, और डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस बी वी बार। सारे टर्म्स इधर लेके आऊँगा तो आएगा ये एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स बार इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और वेलोसिटी को लिखता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये फॉर्मूला बनेगा एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू ज़ीरो। याद है मैंने कुछ बोला था, जब डिफरेंशियल इक्वेशन स्लोली रिड्यूस होता है, इसका पावर स्लोली डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, बोलते हैं क्या, बोलते हैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जब भी कोई भी एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स होगा उसका पावर डिक्रीज होता है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इधर कुछ भी नहीं तो पावर कितना रहेगा, 0। क्लियर है? जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर डिक्रीज होगा स्लोली और ग्रेजुअली, उसको बोलते हैं हम लोग क्या,
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां पे ये वाला पार्ट नहीं था, याद है क्या, ये वाला पार्ट नहीं था, तो उसमें बना था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ व्हाट, डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है पक्का। देखो ना डैम्पिंग वाला पार्ट भी है, लास्ट टाइम ये वाला पार्ट नहीं था, सिर्फ यही पार्ट था, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, इतना ही पार्ट था, अभी ये वाला पार्ट भी आ गया। क्लियर है क्या पक्का, समझ में आ रहा है क्या। तो इसको बोलते हैं क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। कॉपी कर लो एज इट इज, आपको कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी कर लिया। ओके नेक्स्ट वाला पार्ट पे देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला पार्ट पे जाते हैं। ध्यान दो, ये मुझे बताओ, ये जो मैंने खींचा था, जो अब यहाँ पे मास था वो खींचा था मैंने, वो खींच के छोड़ा, और डैम्पिंग कभी चालू हुआ, जब मैंने खींचा और छोड़ा तभी। जब खींचा तभी तो वो कहाँ पे था, पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे था। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डायग्राम निकालता हूँ तो याद रखो, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डायग्राम निकालूंगा अगर मैं, तो डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा। देखो चालू किया, देखो डैम्पिंग चालू हुआ कभी, जब मैंने पहले उसको पुश किया, खींचा ऐसे मैंने, पुल किया और छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तभी क्या हो गया, वैक्स ने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर, वेन के ऊपर। वैक्स और वेन के बीच में का जो फोर्स था वो कभी चालू हुआ, जब राइट एक्सट्रीम पे मैंने छोड़ा पार्टिकल। तो मेरे को पता है एम्पलीट्यूड पहले कहाँ पे रहेगा, राइट एक्सट्रीम। तो यहां से अगर मोशन चालू होता है, जाएगा, डैम्पिंग है कि अनडैम्पिंग है, ये है डैम्पिंग। देखो स्लोली स्लोली एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, क्लियर है। अभी मुझे बताइए एम्पलीट्यूड देखो स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा बड़ा निकालते हो इसको, मतलब मैच होगा। देखो एम्पलीट्यूड स्लोली स्लोली कम हो रहा है, ये प्लस ए, ये माइनस ए। क्लियर है। देखो ना पहला एम्पलीट्यूड यहाँ पे था, अभी थोड़ा कम हो गया, माइनस ए से कम हुआ, बाद में यहाँ पे था उससे और कम हो गया, तो स्लोली स्लोली एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे डैम्पिंग होता है। इसके पहले हम लोग का डायग्राम ऐसे था कुछ, शायद याद है क्या ऐसे, अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से चालू होते तो डायग्राम ऐसे था, सबका एम्पलीट्यूड सेम था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग है देखो। तो इसको बोलते हैं डैम्पिंग वाला क्या, ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम फॉर अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये डायरेक्टली याद रखना है आपको, डेरिवेशन है बट मैंने बोला जैसे कि ये डेरिवेशन रहेगा किसमें, आपको आगे जाके इंजीनियरिंग में आएगा। तो फॉर्मूला रहेगा ए ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m इंटू, कॉस में फॉर्मूला एक्सप्लेन करता थोड़ा सा, और फॉर्मूला कैसे है, ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ध्यान दो, अभी मुझे बताओ, ये स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है और ये ऐसे एक्सपोनेंशियली आगे जा रहा है, एक्सपोनेंशियल आगे ले जा रहा है, इसलिए ये आ गया, बराबर है। ये जो पार्ट है, कॉस को छोड़ के बाकी का जो भी पार्ट रहता है वो होता है एम्पलीट्यूड। देखो ना एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ऐसा है। क्लियर है। अभी कॉस कहाँ से आया, याद है, कॉस कभी आता है जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से चालू कर, देखो पार्टिकल कहाँ से चालू किया, राइट एक्सट्रीम, इसलिए क्या आ गया कॉस। क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, एक्स इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m। समझ में आ रहा है क्या, कॉपी कर लो एज इट इज, कॉपी कर लो, लिखो आगे, वेर ए ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m इज एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, इज एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। और आगे और दो फॉर्मूले, ये तीन फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखने हैं। आगे का फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ ओमेगा डैश का फॉर्मूला याद रखो, टाइम पीरियड का अपना आप याद रहेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, डैम्पिंग अनडैम्प में के बाय एम था, तो यहाँ पे आएगा, ऐड होगा जो बी अपॉन 2m अपॉन का स्क्वायर। फॉर्मूला एज इट इज़ बाहर करो। मैं बहुत कम चीज़ें ऐसे याद रखने को बोलता हूँ, बट आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, अगर इनकेस किसी को चाहिए रहेगा इसका डेरिवेशन तो प्लीज़ मुझे पिंग करो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में पिंग करते ही मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको, वीपी सिंह की पीडीएफ रहेगी, वो एज इट इज़ आपको शेयर कर दूंगा, तो उसमें से आप
देख सकते हो। अगर आपको डेरिवेशन किसको चाहिए रहेगा कि डेरिवेशन कहाँ से आया ये वाला पार्ट, तो आप देख सकते हो उसमें आएगा। आपको सिलेबस में नहीं है, आपको सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूला है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा डैश, सॉरी 2π/ओमेगा डैश, तो आएगा 2π/√k/m b/2m का स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? एज इट इज कॉपी कर लो ये वाला पार्ट। ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये अपना डायग्राम है, कौन सा ग्राफ है। बाद में ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये टाइम पीरियड। एज इट इज कॉपी कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, हेडिंग डालो फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस हो गया, कॉपी कर लिया। मैं अभी आपको कैटेगराइज कर देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्या कैटेगराइज करना है आपको। ये JEE में आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दो। एक मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, md²x/dt² प्लस kx = 0, और यहाँ पे फॉर्मूला था md²x/dt² प्लस bdx/dt प्लस kx = 0। ध्यान दो, ये दोनों केस में ना, दोनों केस में मैं एक बार फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, तो ये अपने आप ऑसिलेट कर रहा है, अपने आप ऑसिलेट करेगा। अगर अपने आप ऑसिलेट करेगा, अपने आप ऑसिलेट करेगा, तो मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ क्या? नहीं। देखो फोर्स मतलब क्या, सपोज मैं, अगर मेरा दोस्त है वो झूले पे बैठा है और मैं कॉन्स्टेंटली उसको पुश कर रहा हूँ, वो आ रहा है मेरे पास, मैं वापस कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? एक्सटर्नल फोर्स ऑसिलेशन। देखो मैंने एक बार उसको फोर्स अप्लाई कर दिया, मेरे दोस्त को जो झूले पे बैठा था उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो वो अपने आप आगे पीछे जाके स्लोली रुकेगा, बराबर है। बट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये आ गया यहाँ पे, इसका स्विंग आ गया, मैंने वापस को पुश किया, स्विंग आ गया, वापस पुश कर दिया, स्विंग आ गया, वापस पुश कर दिया। पहले केस में क्या था? स्विंग आया, स्विंग आया, क्लियर है? तो इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था क्या? नहीं, तो यहाँ पे ये रुक रहा था बाद में। बट अभी आया स्विंग, मैंने पुश कर दिया, आ गया स्विंग, पुश कर दिया, क्लियर है क्या? तो मैं सेकेंड केस में क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। पहले केस में फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों केस में 0 लिया था। तो इसका नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा फ्री। फोर्स नहीं अप्लाई किया तो वो बन जाता है फ्री। अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो वो बन जाएगा फोर्स्ड। तो यहाँ पे ये ऑसिलेशन कौन सा है? फ्री ऑसिलेशन, मतलब मैंने छोड़ दिया इसको, एक बार मैंने इसको एम्पलीट्यूड दे दिया और उसको छोड़ दिया, तो ये हो गया फ्री। बट ये वाला क्या है? ये है फ्री डैम्पिंग हो रहा है क्या? नहीं, ये फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये क्या है रे? ये डैम्पिंग है। और ये जीरो वाला पार्ट क्या है? जीरो वाला पार्ट मतलब क्या? मैंने एक बार फोर्स अप्लाई कर दिया और छोड़ दिया उसको, तो ये फ्री तो रहने वाला है। बट फ्री के साथ क्या आएगा? यहां पे डैम्पिंग वाला पार्ट था कि नहीं? तो यहां पे क्या रहेगा? डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है क्या? यहां पे फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ये फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन। अभी देखते, md²x/dt² प्लस kx = f, md²x/dt² प्लस b dx/dt प्लस kx = f। कोई भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, इधर कुछ भी आ गया ना, यहाँ पे कुछ भी आ गया ना, तो वो बन जाता है फोर्स्ड। देखो जीरो था, मैंने फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया था, यहाँ पे कुछ भी आने दो, कोई भी क्वांटिटी आने दो, कोई भी, मतलब उन्होंने ऐसे लिखेंगे ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, कुछ भी, एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ऐसे कुछ भी रहने दो, कुछ भी। देखो कभी कभी क्या होता है, उन्होंने देखो आ रहा है, अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स आ गया था इधर ये पॉइंट पे, बट बाद में फोर्स आया क्या? नहीं, वापिस आया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये भी पीरियोडिक हुआ। एक टाइम पे मैक्सिमम था और एक टाइम पे कितना हुआ? 0 हुआ। एक टाइम पे मैक्सिमम था, एक टाइम पे कितना हुआ? 0। तो ये फोर्स कांस्टेंट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब मैं कांस्टेंटली फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, कांस्टेंटली फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर ये आ गया, अप्लाई किया, छोड़ दिया, आ गया, अप्लाई किया, छोड़ दिया। क्लियर है क्या? वैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 के बदले कोई भी क्वांटिटी आने दो, कोई भी क्वांटिटी, तो ये बन जाएगा फोर्स्ड। बट यहाँ पे डैम्पिंग वाला पार्ट था क्या? यहाँ पे वाला डैम्पिंग वाला पार्ट भी नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? डैम्प्ड। डैम्प की अनडैम्प बनेगा, अनडैम्प्ड। फोर्स्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। यहाँ पे क्या बनेगा? एफ है तो आएगा फोर्स्ड
डैम्पिंग हो रहा है डैम्पिंग, बी डी एक्स बाई डी टी क्या होता है डैम्पिंग, तो क्या होता है फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है पक्का, ये चार केस सबको क्लियर हुआ, फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स डैम्प्ड अनडैम्प्ड और फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये चारों डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के ले लो। अगर कोई भी क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये क्वांटिटी दी है ऐसी ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे डैम्पिंग नहीं है और एक फोर्स अप्लाई किया, तो उस ऑसिलेशन का नाम क्या रहेगा, फोर्स अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है, अगर ये क्वांटिटी दिया गया है और उसमें डैम्पिंग भी हो रहा है और फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, ये अगर आएगा तो इसमें क्या आएगा, फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जेडब्ल्यू में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको सिर्फ इतना ही सिलेबस में ये पार्ट है, बट इसका कोई कहीं भी जिक्र नहीं किया है उन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, मैंने एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे दिया। क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी आएगा, एफ आने दो, कुछ भी आने दो, वो बन जाएगा फोर्स्ड। यहाँ पे जीरो आ गया तो ये दो क्वांटिटी तो रहना ही चाहिए, यहाँ पे ये तीन क्वांटिटी तो रहना ही चाहिए, यहाँ पे दो क्वांटिटी आने के बाद एडिशनल कोई पार्ट आएगा तो वो बन जाता है फोर्स। ये दो क्वांटिटी आने के बाद अगर जीरो रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, फ्री। क्लियर है पक्का, कॉपी कर लो एज इट इज। हेडिंग क्या लिखोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, चार केस है टोटल, चार। प्लीज बराबर से ध्यान दो ये वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। हेडिंग क्या डाला अपन ने, फ्री फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ध्यान दो, अभी मैंने क्या बोला था कि जो अपना फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन वाला पार्ट में, फ्री वाइब्रेशन में क्या हो रहा था, जहाँ पे हम लोग कुछ भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे थे उसको बोलते थे फ्री वाइब्रेशन बोल रहे थे, जहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहे थे हम लोग, तो वो वाला था फ्री वाइब्रेशन। अभी ध्यान दो, फोर्स वाइब्रेशन क्या रहेगा, मैंने क्या बोला, जब मैं कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वो बन जाता है फोर्स वाइब्रेशन का केस बन जाता है। ध्यान दो, अगर मैं एक रिजिड सपोर्ट पे, टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एक रिजिड सपोर्ट पे हम लोगों ने क्या किया, मन में चार पेंडुलम अटैच किए, ए बी सी डी। अभी ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, मैं इस पेंडुलम को ऑसिलेशन दूंगा, ये पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा, मैंने ऑसिलेशन इसको दे दिया, बट इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ऑसिलेशन देके छोड़ रहा हूँ मैं। ध्यान दो, अभी ए और सी का लेंथ सेम है, बी का लेंथ छोटा है और डी का लेंथ क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, बराबर है। अगर फ्रीक्वेंसी का बात करूंगा तो आएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल, बराबर है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, बराबर है। अभी मुझे बताओ, जिसका लेंथ छोटा वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जिसका लेंथ बड़ा वो कम वाइब्रेट करेगा, वो लेंथ छोटा ऑसिलेशन बढ़ गया, लेंथ अगर बढ़ गया तो ऑसिलेशन कम होगा। क्लियर है पक्का, तो इसका मतलब क्या है, बी और डी का लेंथ क्या है, छोटा, बी का लेंथ छोटा है, डी का लेंथ बड़ा है। अगर बी का लेंथ छोटा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ऑसिलेशन बढ़ेगा, डी का लेंथ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, ऑसिलेशन क्या होगा, कम हो जाएंगे। अभी ए और सी का लेंथ सेम है, अगर ए और सी का लेंथ सेम हो गया तो इसका मतलब क्या है, दोनों का ऑसिलेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों का ऑसिलेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी ध्यान दो, सपोज अगर मैं बात करता हूँ इसको ऑसिलेशन देके छोड़ दिया मैंने, इसको ऑसिलेशन देके छोड़ दिया, तो ये हो गया फ्री ऑसिलेशन, क्या होगा, फ्री ऑसिलेशन। बट ये जब ऑसिलेट करेगा तो ये एनर्जी इसको और इसको सप्लाई करेगा, तो ये भी ऑसिलेट करेंगे सारे, बराबर है। जब भी मैं इसको ऑसिलेशन देके छोड़ रहा हूँ तो ये और ये तीनों पार्ट भी ऑसिलेशन कर रहे हैं, बट इसका एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका एनर्जी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अभी सुनो, ये जब ऑसिलेट कर रहा था वो हो गया था फ्री ऑसिलेशंस, जब ये तीन ऑसिलेट्स कर रहे तो ये हो गया था फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्या हो रहा था, फोर्स्ड ऑसिलेशन। मतलब इसके वजह से ये तीन ऑसिलेट कर रहे थे, बराबर है। देखो ना, इसको मैंने धक्का मारा और छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट कर रहा था, इसके वजह से बी सी और डी ऑसिलेट किया, ये ऑसिलेट करना चालू कर दिया। अभी मुझे बताओ, एक
पार्टिकल को मैंने वाइब्रेशन में कर दिया और छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा। तो ये होता है खुद से हुआ ऑसिलेशन और इसका नाम होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अपने आप वाइब्रेट करेगा तो उस ऑसिलेशंस का नाम रहेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी का नाम रहेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अभी ध्यान दो, ये वाला पार्ट था तो ये फोर्स्ड वाले पार्ट में था, ये वाला और ये वाला दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वही ये भी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ध्यान दो, अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी रहता है जहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। मतलब क्या, ये जिस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा था उससे ही ये भी इसको भी करना पड़ेगा। तो इसका वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसका वाइब्रेशन कम है। वाइब्रेशन बोल रहा हूँ मैं, एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वाइब्रेशन का बात कर रहा हूँ। वाइब्रेशन मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये छोटे ऑसिलेशन भी हो सकते हैं बड़े, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ वाइब्रेशन जो छोटे ऑसिलेशन कर रहा है। तो इसका वाइब्रेशन क्या है? फास्ट है। इसका वाइब्रेशन क्या है? ज़्यादा। याद रहेगा तुम लोगों को, तो एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के ए स्क्वायर। तो एनर्जी वॉज डिपेंडेंट अपॉन वॉट? एम्पलीट्यूड। तो ये ऑसिलेट ज़्यादा करना चाहिए था, तो इसका मैक्सिमम एनर्जी कौन कंजर्व करेगा? कौन खरीदेगा? सी वाला एब्जॉर्ब करेगा, बी और डी उसका एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान दो, जब भी मैं फोर्स ऑसिलेशन कर रहा हूँ, देखो ए तो फ्री ऑसिलेशन कर रहा था, बट बी सी और डी क्या कर रहा था? फोर्स ऑसिलेशन कर रहा था। बट जब भी मैं फोर्स ऑसिलेशन कर रहा हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम था, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम था, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या हुआ था? सेम था। तो ए और सी ऑसिलेट कर रहा था सेम फ्रीक्वेंसी से। सी का जो फ्रीक्वेंसी था, अभी देखो इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, और इसको मैंने अगर फ्री ऑसिलेशन दे दी, फोर्स ऑसिलेशन दे दिया, सॉरी फ्री ऑसिलेशन दिया, तो सी और डी क्या करेगा? फोर्स ऑसिलेशन। बट अभी सी और बी का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा क्या? नहीं। किसको मैं ऑसिलेशन दिया था पहले? ए को ऑसिलेशन दिया था। अभी ए ऑसिलेशन कर रहा था, ए फ्री कर रहा था, बट बी सी और डी क्या कर रहा था? फोर्स कर रहा था। मैं क्या बात कर रहा हूँ? फोर्स ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस, फोर्स ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस। बी और डी की बात नहीं करूंगा क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी इसके सेम नहीं है। फोर्स ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस जहां पे जो ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब मैं ऑसिलेशन प्रोवाइड कर रहा है मतलब ए, और जो ऑसिलेशन फील कर रहा है मतलब सी, दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेगा तभी तभी एनर्जी कंज्यूम जो करने वाला है वो सी वाला एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या है? जब फ्रीक्वेंसी मैच करता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सी ए ऑसिलेट कर रहा था उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी था, बट ए और सी का फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से ए जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था उससे उतनी ही फ्रीक्वेंसी से कौन ऑसिलेट करना पड़ेगा? सी से। तो जब ए और सी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे, इसका मतलब क्या है? वो ऑसिलेशन का एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा। अगर एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, तो सी का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? ज़्यादा। क्लियर है मैं बता रहा हूँ ये क्या आता है? इसका बात अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करूँगा, तो अगर मैं एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो बाकी के केस में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, बट जब मैं एक पॉइंट को रीच करूँगा, देखो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी को रीच करेगा तब एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? मैक्सिमम। देखो ये पूरे ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू ये वाला है, बाकी के इसमें एम्पलीट्यूड कम है। देखो सब में कम है, सब में कम हो रहा है। क्लियर है क्या? जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेटिंग, इसको बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं रेजोनेंस, जहाँ पे the forced vibration wala frequency matches with the natural frequency of any system, then that system is vibrating at a resonating frequency, and the vibration is called as resonance। ये vibration जो होता है उसको बोलते हैं क्या? resonance। क्लियर है? तो रेजोनेंस जब भी होगा तभी ऑसिलेशन सबसे मैक्सिमम रहेगा, रेजोनेंस कभी भी होगा तभी ऑसिलेशन क्या रहेगा? सबसे मैक्सिमम रहेगा। एक सेकेंड ना, मुझे एक चीज़ करने दो, मैं भूल गया एरोप्लेन मोड पे डालने के लिए फ़ोन को। फोन फोकट में कॉल आएगा तो लास्ट का 5 मिनट रह जाएगा। क्लियर है मैंने क्या बताया? जब ऑसिलेट करेगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करेगा, और ये वाला वाइब्रेशन बोलेगा, इसका नाम रहेगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस के साथ जो फ्रीक्वेंसी रहेगा दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोर्स वाइब्रेशन इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए मैंने बोला ना ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। मतलब क्या, देखो अगर अगर मेरा बॉडी है, अगर मेरा बॉडी है, ऊपर से कोई तो वाइब्रेट कर रहा है बॉडी को, तो अगर नीचे वाले बॉडी का वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा तो उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा? मैक्सिमम। इसके वजह से क्या होता है? वो जो बॉडी रहता है वो टूट सकता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान दो। अगर मैं ब्रिज का बात करूँगा, अगर ब्रिज का बात करता हूँ, यहाँ पे अगर सोल्जर्स मार्च कर रहे सपोज,
अगर सोल्जर्स का मार्चिंग का देखो, सोल्जर्स मार्च कर रहे तो एक बार वो ऑसिलेशन दे रहे, एक बार वो फोर्स अप्लाई कर रहे, एक बार नहीं कर रहे, एक बार फोर्स अप्लाई कर रहे, एक बार नहीं कर रहे, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसका फोर्स कांस्टेंट नहीं, इसका फोर्स वेरी हो रहा है। अभी अगर मार्चिंग वाला फ्रीक्वेंसी, अगर आपका जो नाम क्या अपना रोड है या फिर जो ब्रिज है उसका फ्रीक्वेंसी को मैच करेगा, तो ये ब्रिज ऊपर नीचे करेगा विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैंने क्या बोला, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज और जो वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहा है कौन, सोल्जर, ये दोनों अगर सेम रहेगा तो एनर्जी कंजम्पशन बाय दिस ब्रिज बाय प्रोवाइडेड बाय दिस सोल्जर विल बी मैक्सिमम एंड दो सो विल बी द एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब क्या है, देखो ब्रिज ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा नहीं, बट मॉलिक्यूल लेवल पे ऊपर नीचे करेगा। अगर होगा ना तो ये ब्रिज टूट सकता है। तो हम लोगों को वो ध्यान में रखना है, कभी भी हम लोग ना सोल्जर्स ब्रिज पे मार्च नहीं करते। सोल्जर्स ब्रिज पे मतलब टैंक जाएगा और ब्रिज पे से तो चलेगा, बट सोल्जर्स अगर मार्च करेंगे तो वो दैट इज प्रोवाइडिंग अ फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे खराब लोड है। फ्लक्चुएटिंग लोड में चीज़ें टूटती है फटाक से। देखो तुम लोगों ने देखा रहेगा, हैमर अपन मारते ऐसा एक बार ही नहीं मारते, उसको मारते रहते ऐसा, तभी वो टूटता है। ड्रिलिंग मशीन में भी ड्रिल क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली ऐसे अप्लाई करते रह रहा है। ये ऐसा मार के छोड़ दिया क्या उसको, नहीं, वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग लोड। लोड जो एक पार्ट पे मैक्सिमम रहेगा, एक पार्ट पे जीरो रहेगा, एक पार्ट पे मैक्सिमम रहेगा, एक पार्ट पे जीरो रहेगा, तभी जो पार्टिकल रहेगा वो वाइब्रेट होगा तो टूटने में आसानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी वाइब्रेशन करेंगे तो उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन करना रोकेंगे, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। क्लियर है। आपको क्या करना है अभी मैं बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में से एज इट इज पूरा कॉपी करो, सारे डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिए गए लास्ट वाला पार्ट में। तो फ्री फोर्स और नेचुरल जो रेजोनेंस वाला पार्ट है वो आपको टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली कॉपी करना है। ये एग्जांपल है और ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, जिससे भी ये वाला पार्ट लिख लो आप। मैंने जो ये वाला एनर्जी वाला पार्ट है वो उन्होंने दिया नहीं है, एनर्जी वाला पार्ट लिख दो, बाकी कोई करने का जरूरत नहीं। हम लोग आगे जाके रेजोनेंस वाला पार्ट देखने वाले, जहाँ पे हम लोग आएंगे कहाँ पे मन में, इसी सर्किट में देखने वाले। मैं बताऊंगा वहाँ पे, जब आएगा तो ही बताएंगे। अभी आपको क्या करना मन में, एज इट इज आपको कॉपी करना है, एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी करना है। तो यहाँ पे अपना ऑसिलेशन चैप्टर खत्म होता है। शाम को मैं और एक वीडियो इसके बाद आएगा, वो रहेगा रोटेशनल डायनामिक्स और ऑसिलेशंस के एमसीक्यू में डिस्कस करने वाला। तो वो वाला पार्ट अपने नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, वो आज शाम तक, मतलब ये नेक्स्ट वाले वीडियो में शायद से 10 घंटे के अंदर वो वीडियो भी आ जाएगा। तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे पॉसिबिलिटीज एमसीक्यू, जो टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यू वो भी डिस्कस करेंगे और एडिशनल पार्ट भी डिस्कस करूंगा मैं। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था, मैंने ये वाला पार्ट लिखवा के दिया नहीं, लास्ट वाला पार्ट, बट आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में से, फ्री और फोर्स ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है। सुनो, और एक चीज़ मेरे को बतानी है, सुनो। मैं बताऊंगा क्या क्या बता रहा हूँ कि एमसीक्यू अब पहले मैं वीडियो आने से पहले सॉल्व करो, बाद में मेरे एमसीक्यू के सॉल्यूशन देखो। डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखो प्लीज़, डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखो। मैं एमसीक्यू सॉल्व करने का एक मेन रीज़न ये है कि एमसीक्यू आपका बहुत ज़्यादा मार्क कंज्यूम कर लेता है, मतलब ऑलमोस्ट 14 to 16 मार्क्स का वो एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम्स में। अगर उतने एमसीक्यूज आप गलत करते हो, मतलब यू आर लूजिंग अराउंड 20% ऑफ रिटन एग्जाम का मार्क्स। तो 20% इज ह्यूज थिंग यार, मतलब उसमें जाना ही नहीं चाहिए मार्क्स, और बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं। 16 मार्क्स इज लाइक, आपको 20 मिनट में 16 मार्क्स मिल रहे, तो मतलब लिखने में अगर क्वेश्चन भी लिखता हो और सॉल्व करना रहेगा तो 20 मिनट में 16 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 16 मार्क्स इज नॉट दैट मच टफ कि 20 मिनट में, अगर 20 मिनट भी नहीं, मतलब मैं लिखने के लिए ही टाइम लगेगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यू डायरेक्टली मत सॉल्व करो, समझ लो। अगर जिसको थियोरी समझी रहेगी उसको एमसीक्यूज आएंगे। अभी पोर्शन चेंज हुआ है, मुझे पता नहीं आगे के एमसीक्यूज कैसे आएंगे, बट हम लोग ट्राई तो पूरा करेंगे। तो प्लीज़ एमसीक्यू का जो वीडियो रहेगा वो देखो, पर उसके पहले क्या करना है आपको, एमसीक्यू खुद सॉल्व करना है, बाद में वीडियो को देखना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ लाइक करो। यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से वीडियो को लाइक और कमेंट्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो वीडियो टॉप लिस्ट सर्च में जाता है। तो प्लीज़ आपके लाइक की वजह से वीडियो टॉप लिस्ट में जा सकता है। तो प्लीज़ टॉप सर्च में जा सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एमसीक्यूज ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स एंड ऑसिलेशंस। टिल देन, बाय बाय।